ये वक्फ क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्टी माना जाता है जो बेसिकली अल्लाह के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये जो वक्फ है इंडिया में, ये क्या इंडियन मुस्लिम में या फिर दुनिया के हर जगह जो जितने मुस्लिम कम्युनिटीज हैं सब में है या इंडिया में कोई खास है? बहुत ऐसे कंट्री है जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्री माने जाते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में वक्फ बोर्ड कैसे बना और कब बना और इसका क्या हिस्ट्री है फिर? भारत में आर्म फोर्सेस और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी या ज़मीन है और लैंड होल्डिंग करती है तो वो इंडिया का वक्फ बोर्ड है। प्रेजेंट में ऐसी क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि वक्फ बोर्ड में एक तो संशोधन की जरूरत पड़ी, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी? एक एग्जाम्पल है कि तमिलनाडु में एक किसान थे, उनको लोन बैंक का चुकाना था, लेकिन बैंक का लोन चुकाने के लिए वो अपना एग्रीकल्चर लैंड बेचना चाह रहे थे, लेकिन वक्फ ने क्लेम कर दिया कि नहीं, ये हम आपको बेचने नहीं देंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी। 40,000 से ज़्यादा पिटिशनर हैं वक्फ बोर्ड में, जिसमें 10,000 ऑलमोस्ट मुस्लिम ही हैं। ये जो वक्फ बोर्ड है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें अमेंडमेंट करना, इसमें सुधार करना, ये हमेशा से बहुत बड़ी चैलेंज रही है सरकार के लिए, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो किसी तरीके का परिवर्तन के हमेशा से खिलाफ रहते हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि अगर इसको हम अच्छे से इसको डिजिटाइज करके, इसका लैंड का अच्छे से सर्वे करके, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके अगर इस प्रॉपर्टी का देख रेख किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपया सालाना हमारा इनकम होगा। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक करंट इवेंट के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इस समय कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। हम लोग आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि इसने बहुत ज़्यादा एक पैनिक और फियर इंडियन मुस्लिम्स के अंदर पैदा करके रखा है। क्या अमेंडमेंट से वाकई में कोई नुकसान है इंडियन मुस्लिम और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे संजय सर के साथ, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका लीगल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, वो हमको काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं कि इसमें क्या क्या पेचीदगी है। इसके साथ साथ वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कमेंटेटर भी हैं। संजय सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये वक्फ क्या होता है? वक्फ बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो एक व्यक्ति पूरी तरीके से दान में दे देता है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। वक्फ प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्टी माना जाता है जो बेसिकली अल्लाह के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी को आप वापस नहीं ले सकते एक बार जब वो दान में दे दिया गया, तो उसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ बोलते हैं। तो ये वक्फ केवल मुस्लिम समाज के ही अंदर, उनका एक पर्सनल लॉ के अंडर में आता है? जी हाँ, अच्छा, तो ये केवल मुस्लिम समाज के लिए ही अलाउड है, बाकी कम्युनिटीज़ के लिए अलाउड नहीं? नहीं। तो ये जो वक्फ है इंडिया में, ये क्या इंडियन मुस्लिम में या फिर दुनिया के हर जगह जो जितने मुस्लिम कम्युनिटीज हैं सब में है या इंडिया में कोई खास? देखिए, ये जो वक्फ का जो आप जो अभी देख रहे हैं हंगामा, की वक्फ पे इतना हंगामा क्यों है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा जब हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और जो मुस्लिम कंट्रीज है। तो वक्फ जो है, प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास, वो इंडिया में वक्फ जो लैंड ऑन करती है, वो इनके पास तीसरा सबसे बड़ा वक्फ जो है वो लैंड ऑनर है, लैंड ओन करती है। मतलब कि भारत में आर्म फोर्सेस और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी या ज़मीन है और लैंड होल्डिंग करती है तो वो इंडिया का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड है, इतना ज़्यादा इसके पास प्रॉपर्टी है, पहला। दूसरा, आपने जैसा बोला कि क्या ये वक्फ बोर्ड या वक्फ का जो सिस्टम है वो और सब कंट्री में, बहुत ऐसे कंट्री है जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्री माने जाते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, जिसमें इजिप्ट है, इराक है, जॉर्डन है, लिबिया है, टर्की है, जो लीडिंग इस्लामिक कंट्री माने जाते हैं, वहाँ वक्फ का कोई सिस्टम नहीं है। वो इंडिया में है ना। तो ज़्यादातर जो नेशन है, इस्लामिक कंट्री है, वो ये कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा जी। तो ये अगर बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं है तो इंडिया में वक्फ बोर्ड कैसे बना और कब बना और इसका क्या हिस्ट्री है फिर? इंडिया में वक्फ बोर्ड का शुरुआत जो हम इसका हिस्ट्री ट्रेस कर पाते हैं, वो जब दिल्ली सल्तनत में अच्छा, मोयुद्दीन करके एक किंग थे,
तो उन्होंने जो है सो 2 विलेजेस को, 2 गांव को उन्होंने मुल्तान के जामा मस्जिद को दान में दे दिया था। तो ये वक्फ का परंपरा वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा। और ऐसा हुआ कि उस समय के बाद से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आया और ठीक आज़ादी के पहले वक्फ के पास बहुत प्रॉपर्टी हो चुकी थी। अच्छा, ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्टी। हाँ, बहुत प्रॉपर्टी हो चुकी थी। तो एक बार प्रिवी काउंसिल में इस वक्फ एक्ट के खिलाफ केस भी किया। अच्छा। हाँ, ये बात है आपका 90s में। वो केस भी किया। प्रिवी काउंसिल में 4 जज थे। उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है वक्फ बोर्ड का, जो कि प्रॉपर्टी पूरी की पूरी तरह से एक्यूमुलेट करती है और इसको जो इतना पावर दिया गया वक्फ बोर्ड का, वो पूरी तरीके से एब्सर्ड है, वर्थलेस है। इसको पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए और उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो करती थी, तो वो जो 4 जजेस का जो बेंच था प्रिवी काउंसिल में, लंदन में जब इसकी सुनवाई हुई, बहुत लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जब केस किया, चूँकि उनके ज़मीनें हड़प लेते थे ये लोग, डिक्लेयर कर देते थे कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, और जब ये डिक्लेयर करते हैं तो आप जो है सो उसके खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो वो जब उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया प्रिवी काउंसिल ने, उसके बाद चूँकि ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते थे, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया 1913 में, मुसलमान वक्फ एक्ट करके, और उसको इनवैलिडेट किया। जो डिसीजन जो प्रिवी काउंसिल का आया था उसको नल एंड वाइट करने के लिए उन्होंने नया एक्ट बना दिया कि नहीं, वक्फ बोर्ड ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और फिर सबसे बड़ी हैरानी करने की बात यह है कि आज़ादी के बाद फिर 1964 में उस वक्फ बोर्ड को फिर और मजबूती दिया गया। अच्छा। और वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया और पावर दी गई, और पावर दिया गया। तो इसमें 1-2 चीज़ें आप लोग को समझना होगा कि आखिर ये जो मुस्लिम का, चाहे वो पर्सनल लॉ हो, चाहे इनका लॉ रिलेटेड टू वक्फ हो, इसमें आखिर किसी भी तरह का अमेंडमेंट ने सरकार ने किसी तरह का कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं किया। तो एक तो आर्गुमेंट ये देते हैं कि नेहरू जी का ऐसा मानना था आज़ादी के बाद कि चूँकि मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, और अगर हम उनके पर्सनल लॉ और उनके जो रिलीजियस बिलीफ है, अगर उनमें ज़्यादा अमेंडमेंट करते हैं या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं, तो वो थोड़ा भय में रहेंगे और नाराज़ हो जाएंगे या इनसिक्योर मानेंगे अपने आप को, इनसिक्योर। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल आया, हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ था उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। वो तब भी आज़ादी के पहले भी 4 शादी कर सकते थे, आज़ादी के बाद भी 4 शादी कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे बेकार और वाहियात लॉ थे, हलाला, ये कोई समाज, सभ्य समाज में ऐसा कोई लॉ होता है? हलाला, ट्रिपल तलाक हलाला, जो कि कई बड़े बड़े जो मुस्लिम कंट्री उन्होंने बैन करके रखा है। बिल्कुल। लेकिन तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने में ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही सरकार की, और जिसके चलते इस वक्फ बोर्ड को लगातार मजबूत बनाया गया। जैसे कि हमने बताया कि वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1964 में बनाया गया, फिर 1995 में इन्होंने फिर और पावर वक्फ को दिया, स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया, फिर उसमें ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया, काफ़ी पावर, स्टेट वक्फ बोर्ड, ट्रिब्यूनल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वक्फ बोर्ड में, एक मुतावली होगा जो इसका रख रखाव करेगा। तो आप देखेंगे तो जितनी भी सरकारें लगातार आई इंडिया में आज़ादी के बाद, वो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड के पावर को बढ़ाई। आज यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन करते हैं आर्म फोर्स और रेलवे के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इसके खिलाफ केस दायर किए हैं। अच्छा। तकरीबन 40,000 केसेस ट्रिब्यूनल में है, वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिसमें कि 40,000 में 10,000 तो मुस्लिम कम्युनिटी ही पिटिशनर है, क्योंकि उनके ही ज़मीन को इन लोगों ने हड़प लिया। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो वक्फ जो प्रेजेंट सरकार ने जो 2 बिल लाया है बेसिकली, एक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा है मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। तो ये जो रिपील बिल है वो वही बिल है जो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत
ये जो वक्फ का बनाया था, जिसको कि प्रीवी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था। तो उस बिल को कम्प्लीटली खारिज करके एक नया बिल लाया जाए। 1995 का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट है, उसको अमेंड करके तो एक बिल को रिपील किया जाए और दूसरा नया बिल लाया जाए। जी सर, आपने पूरा हिस्ट्री एक तरीके से कवर किया और समझाने की कोशिश की कि कैसे वक्फ बना और किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे वक्फ बोर्ड और ये जो एक्ट था उसमें पावर वक्फ बोर्ड की बढ़ती चली गई। ज़रा हमें ये समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि अभी प्रेजेंट में ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वक्फ बोर्ड में एक तो संशोधन की ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसमें कई सारे लोग जो नॉन गवर्नमेंट थे वो काफ़ी टाइम से एक्टिविज़म में थे कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए, जैसे विष्णु शंकर जैन के बेटे का नाम आता है। तो सरकार ने शायद इसलिए इस कदम को बढ़ाया। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? दूसरा ये कि क्या प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, क्या उसका डिटेलिंग क्या है? तो इसको ऐसे समझिए कि आखिर अभी ही लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। देखिए, डिमांड तो काफ़ी टाइम से था। अब देखिए क्यों ज़रूरत पड़ गई, 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं। एक बेंगलुरु में ईदगाह मैदान है, उसमें वक्फ लगातार क्लेम कर रही है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी वक्फ का है, अब ये प्रॉपर्टी हमें ही मिलना चाहिए। वो क्लेम कर रही है बेंगलुरु में ईदगाह मैदान। दूसरा आप एक एग्जाम्पल है कि तमिलनाडु में एक किसान थे, अच्छा, उनको लोन बैंक का चुकाना था, लेकिन बैंक का लोन चुकाने के लिए वो अपना एग्रीकल्चर लैंड बेचना चाह रहे थे, लेकिन वक्फ ने क्लेम कर दिया कि नहीं, ये हम आपको बेचने नहीं देंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब वो बेचारा किसान क्या करे। अब तीसरा सुनिए, सूरत में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है, वह म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस चलता है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है। वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर दिया ये प्रॉपर्टी हमारा है। क्यों हमारा है? तो वो लॉजिक क्या दे रहे हैं कि ब्रिटिश के टाइम में ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बिल्डिंग था, वो हज यात्रा जब हमारे यहाँ होता था उस समय भी, तो हज यात्रा के दौरान यहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन सराय के रूप में रुकते थे, यूज़ करते थे। तो आप सोचिए कि ब्रिटिश काल में हज यात्री वो सराय के रूप में यूज़ करते थे, तो वो तो ब्रिटिश का प्रॉपर्टी माना जाता होगा उस समय, ब्रिटिश ने अलाउ किया होगा। बिल्कुल। अब ब्रिटिश जब छोड़ के चले गए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई तो भाई उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया। अब उसको जो है ये वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे कि नहीं, चूंकि ये हमारा एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है सराय के रूप में, तो ये प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। तो कितना लिटिगेशन है, एक बेंगलुरु ईदगाह मैदान, दूसरा वो किसान का एग्जाम्पल जमीन का, तीसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग जो म्युनिसिपल ऑफिस उसको आप क्लेम कर रहे कि ये हमारा है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। तो आप इसको ऐसे समझिए, भाई इस देश में अधिकांश प्रॉपर्टी के मालिक तो राजा महाराजा थे। तो आप देखोगे कई राजा महाराजा के बिल्डिंग में या तो कलेक्ट्रेट का ऑफिस चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई म्युनिसिपल ऑफिस चल रहा है, कहीं कॉलेज चल रहा है। तो अब राजा महाराजा का बिल्डिंग था एक समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई तो प्रॉपर्टी का मालिक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। तो इस बिल का एक दूसरा ब्यूटी ये है कि जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट यूज में चल रही है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, कलेक्ट्रेट हो या कॉलेज हो, उस प्रॉपर्टी को वक्फ दोबारा क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी हो गया। आप एक समय राजा महाराजा थे, आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते थे। अरे भाई जब वो बिल्डिंग जब सरकार ने एक्वायर कर ली तो फिर उसके राजा महाराजा की फैमिली का उसको क्लेम कर सकते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि वो वक्फ के लिए यूज़ होता था, हज यात्री के लिए सराय के रूप में यूज होता था। भाई फिर तो उसको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया, और जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स के बाद मालिक कौन रहा उस प्रॉपर्टी का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा। तो वक्फ वैसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट यूज में आ चुकी है, आप उसको रिक्लेम ना कर सके, ये पहला अमेंडमेंट है। अच्छा, पहला अमेंडमेंट, जैसे जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 40,000 से ज़्यादा पिटिशनर हैं वक्फ बोर्ड में, जिसमें 10,000 ऑलमोस्ट मुस्लिम ही हैं, जो कहीं ना कहीं वक्फ के गलत नियमों के शिकार हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्लेम कर लिया। अब देखिए दूसरा इसमें आयरनी क्या है, एक ट्राइब्यूनल होता है। हमारे यहाँ कितने ट्राइब्यूनल आपने सुने होंगे? करीब 24-25 से भी ज़्यादा ट्राइब्यूनल है। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल,
रेलवे ट्राइब्यूनल, इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, हाँ, कंपनी लॉ बोर्ड ट्राइब्यूनल, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल। सिविल सर्विस, ट्राइब्यूनल कैट, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है इंडिया में? पहला कि ट्राइब्यूनल में अगर कोई केस गया और अगर कोई व्यक्ति पार्टी उस केस के जजमेंट से नाखुश है, वो कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर वफ़ के ट्राइब्यूनल में आप गए, एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी पिटिशनर है, जो आहत है, वो जाता है और उस ट्राइब्यूनल के खिलाफ आप कोई कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये कहीं है नहीं इंडिया में। हमारे यहाँ तकरीबन 24-25 से ज़्यादा ट्राइब्यूनल हैं। किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कैसा आपने वक्फ बोर्ड के अंदर में ट्राइब्यूनल बना दिया कि उसके खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई, इसको अब अमेंड किया जाएगा। अच्छा, अपीलेट पावर दी जा रही है। अपीलेट पावर दिया जा रही है, ताकि ये तो फिर आर्बिट्री हो गई, वक्फ ने जो तय किया और वो तय क्या करेगा, वो तो अपने फेवर में तय करेगा। तीसरा अमेंडमेंट आप इसको समझिए, हमारे यहाँ जो भी ट्राइब्यूनल है, चाहे आर्म फोर्स के ट्राइब्यूनल है, कंपनी लॉ बोर्ड है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, भाई उसमें फॉर्मर जजेस होते हैं, या तो हाई कोर्ट के हो, या तो सुप्रीम कोर्ट के हो, या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो, और एक व्यक्ति उस मामले का एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कंपनी लॉ बोर्ड में है तो कंपनी के मामलों में एक्सपर्ट होगा, सीए होगा, या कोई एनजीटी में है तो इन्वायरमेंटल मामले में एक्सपर्ट होगा। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें कुछ लोग हम जुडिशियरी से लाते हैं और कुछ उस फील्ड के एक्सपर्ट को लाते हैं। यहाँ ट्राइब्यूनल में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो ये भी अमेंडमेंट होगा कि ट्राइब्यूनल में फॉर्मर जजेस कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रहें, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, और उसको सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है ट्राइब्यूनल को, तो वो सिविल कोर्ट जैसा लगे तो वो तो अपने लोग ही चला रहे हैं ट्राइब्यूनल और खुद ही डिसीजन दे रहे हैं और फिर बोलते हैं जा नहीं सकते हैं, कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज होगा। एक और बड़ा चेंज ये होगा कि जैसा सच्चर कमेटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। सच्चर कमेटी बेसिकली कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाया गया था और उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, उनकी स्टेटस क्या है, सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी क्या है, जैसा आपने बताया एजुकेशन में उनकी स्टेटस क्या है। तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म करने के लिए कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्ट होने चाहिए। अच्छा। जैसा कि आपको हमने बताया कि इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इंडिया में, आर्म फोर्स और रेलवे के बाद ये सबसे ज़्यादा लैंड ओन करते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी 8 से 9 लाख जगह पे है और इनका एस्टिमेट है प्रॉपर्टी का मॉनेटरी वैल्यू है 1.2 लाख करोड़ रुपीस। और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि अगर इसको हम अच्छे से इसको डिजिटाइज करके, इसका लैंड का अच्छे से सर्वे करके, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके अगर इस प्रॉपर्टी का देख रेख किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपया सालाना हमारा इनकम होगा। तो सरकार चाहती है कि इसका सर्वे प्रॉपर हो, कोई बेनामी संपत्ति ना हो कि वक्त कितने प्रॉपर्टी है पता ही नहीं कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी और कौन कौन इससे इनकम कमा रहा है। तो इसका प्रॉपर सर्वे हो, इसके सर्वे का रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, सारा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो ताकि पता चले कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसकी क्या इनकम है और वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो सरकार का एक दूसरा भी है कि इसका जो वक्फ काउंसिल होगा उसमें सबसे पहले 2 वुमेन भी होंगी और जैसा कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था कि 2 नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट भी होंगे। अच्छा। जो प्रॉपर्टी में किसी तरह का काउंसिल में कोई बायसनेस ना हो, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो हो सकता है कि कुछ भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास कर दे। तो 2 वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 2 नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट होने चाहिए जिस प्रॉपर्टी का उनको नॉलेज हो कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए और उससे जो प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है उसका यूटिलाइज़ क्या करेंगे, आप क्या काम के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। 12,000 करोड़ का सालाना का आपका एस्टिमेटेड है कि आपका इनकम होगा। तो ये सच्चर कमेटी का भी रिपोर्ट है और सरकार भी चाहती है ऐसा बनाने के लिए। तीसरा कि जो ट्राइब्यूनल है उसमें भी फॉर्मर जजेस आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जजेस। बिल्कुल संजय सर, आपने बहुत डिटेल में समझाया कि क्या एक्ट में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या सुधार करने की कोशिश की जा रही है।
तो आपकी बात सुन के यही समझ में आता है कि सरकार चाहती है कि जो ट्राइब्यूनल है वो बाकी सारे ट्राइब्यूनल की तरह ही हो, हाँ, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाए, यूनिफॉर्मिटी उसको जो एक अलग दर्जा मिला हुआ है दर्जा मिला ट्राइब्यूनल को, वो अलग दर्जा क्यों रहे भाई। अगर कोई लीगल हम्म, स्टेटस किसी को है तो सबका लीगल स्टेटस एक जैसा हो। हम्म, दूसरी बात, आपकी बात सुन के ये समझ में आता है कि उस लैंड से जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ शायद सच्चर कमेटी से जो गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, उनके ही भले के लिए किया एकदम एकदम किया जा सकता है, शायद सरकार इसके लिए यूज करती है। लेकिन इस पूरे प्रपोज जो अमेंडमेंट है इसका एक लीगल साइड तो है, लेकिन इसका सामाजिक राजनीतिक साइड हम देखते हैं तो इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें मुस्लिम कम्युनिटी में और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में फैलाने की कोशिश की गई। इंडिया में जो लोग उनमें इनसिक्योरिटी तो है ही, जो लीडर्स हैं मुस्लिम, और जो शायद बाहर के भी जो फेमस प्रीचर वगैरह हैं, जैसे जाकिर नाइक का जिक्र आता है, वो लोग भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो इनको किस तरीके से आप देखते हैं, ये जो अनरेस्ट है, आपको लगता है कि वो गलतफहमी के शिकार है? देखिए, ये तो पूरी की पूरी तरीके से गलतफहमी के शिकार है। आप इसका 2-3 एग्जाम्पल देखिए। ये जो वक्फ बोर्ड है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें अमेंडमेंट करना, इसमें सुधार करना, ये हमेशा से बहुत बड़ी चैलेंज रही है सरकार के लिए। चूँकि कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो किसी तरीके का परिवर्तन के हमेशा से खिलाफ रहते हैं। जब हलाला बैन किया तो आप अगर कोई भी मुस्लिम आम आदमी हो और उसको हलाला के साइड इफ़ेक्ट बताया जाए, ये हलाला क्या है बताया जाए, तो हमको नहीं लगता कि वो कभी भी एक्सेप्ट करेगा कि ऐसे सभ्य समाज और मॉडर्न इंडिया में इस तरीके के लॉ हो, या फिर ट्रिपल तलाक हो कि आप फ़ोन में ही बोल के तलाक दे सकते हैं। हाँ, और आप जब कंपेयर करते हैं कि अदर पर्सनल लॉ में क्या क्या प्रोविज़न है, तो देखिए ये एक हमेशा से तो राजनीति हुई है और रही है कि इस कम्युनिटी में अगर कुछ सुधार करना है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ को छोड़ के, जैसे बीजेपी और इसके कुछ सहयोगी पार्टी हैं, उसको छोड़ के दूसरे जो पार्टी हैं वो ये सोचते हैं, ये मुस्लिम पॉपुलेशन को एज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स सोचते हैं। वो अगर वक्फ अमेंडमेंट के सपोर्ट में रहेंगे तो उनको लगता है कहीं उनका वोट बैंक ख़त्म ना हो जाए। और यही वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चलते इस कम्युनिटी की बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो हमेशा से पेंडिंग रहे, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट में हो, चाहे वो उनके जो एजुकेशन जो मदरसा में जो चल रहे हैं उसको कैसे मॉडर्नाइज़ किया जाए, चाहे इस रास्ते में हो। कहीं ना कहीं ये सब मतलब कि व्यवधान डालता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि इस मामले में वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम अलग अलग स्टैंड देखते हैं इसमें, और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी, उसकी सहयोगी पार्टी ही कई बार उसके खिलाफ चली जा रही हैं। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड है? जनरली जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि जो बीजेपी के जो अलायंस है वो कम बेसी सहमत हैं कि हम जो है सो, चूँकि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ये जो लेटरल एंट्री वाले जो उन्होंने लाया वो बिना सहयोगियों से बातचीत करके ले आए थे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे कम से कम बीजेपी के जो सहयोगी है वो तो ऑन बोर्ड है। लेकिन जैसा कि ये मामला जेपीसी में चल रहा है और अभी बहुत हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट के सेशन में, तो इसका डिबेट और डिस्कशन को अगले साल का जो लास्ट पार्लियामेंट का लास्ट डे ऑफ वर्किंग होगा उस समय तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि जेपीसी में सर्वसम्मति से ही सही लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो 40,000 पिटिशनर हैं और आप इतनी बड़ी लैंड को ओन करते हैं रेलवे और आर्म फोर्स के बाद, तो उसका रख रखाव, उससे जो रेवेन्यू आना चाहिए उसका आखिर बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा किसको। जैसा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि 12,000 करोड़ का पर ईयर हमारा इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो वो तभी होगा जब उसका रख रखाव प्रॉपर हाथों में होगा, उसमें उसके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना, तभी तो वो होगा। वक्फ की प्रॉपर्टीज बोर्ड पे करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जर लगते रहे हैं ट्रेडिशनली, शायद उससे रिलेटेड केसेस हों, हम लोग देखते आए हैं। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है, अब हम देखते हैं कि ये मुद्दा शायद लॉ से निकल के सोसाइटी में कुछ अलग लेवल पे चला गया। हम देखते हैं कि मुद्दा एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का टाइप का मुद्दा बन गया। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह संजय सर आपने देखा होगा, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी ऐसे बना दिया जाए, उसके नाम पर प्रॉपर्टी कर दिया जाए, और जो इस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो देखिए, अगर कोई बोलता है इंडिया में कि भाई आप जो है सो जो आपके जो टेम्पल्स हैं, जो आपके जो
बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको भी ऐसे ही बनाइए। उसको ऐसा क्या हो, तो ऐसे ही बना ही हुआ है। सारे मंदिर के कंट्रोल किसके हाथ में बताइए? सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में है तो अभी तो देखिए आपने कि वो प्रसाद कैसे कैसे बन रहा था, उसमें कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तिरुपति में लड्डू। तो भाई सरकार के हाथ में है, सरकार ऑडिट करती है, सरकार सालाना उसको चेक करती है। तो हम तो वही बोल रहे हैं कि जैसा मंदिर सरकार के हाथों में और कंट्रोल करती है, चेक्स एंड बैलेंस है, वहाँ प्रॉपर ऑडिटिंग है, सेम ऑडिटिंग आप यहाँ भी कीजिए। तो हमने मंदिर कहाँ अपने हाथ में रखा है? मंदिर तो सरकार ही चला रहे हैं, सारे साउथ के मंदिर सरकार ही चला रहे हैं। टेम्पल का तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। तो ये तो लॉजिक कहीं भी काम नहीं करता है, वो तो ऑलरेडी है। अब हमारा कहना ये है कि आप उसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएंगे तो जो पिछड़े क्लास से मुस्लिम वर्ग आते हैं उन्हीं को बेनिफिट के लिए काम होगा। आप अगर मदरसा के एजुकेशन में सुधार करेंगे तो भी बेनिफिट उन्हीं को होना है, आप वक्फ बोर्ड में सुधार करेंगे तो भी बेनिफिट उन्हीं को होना है। जो आज 100-150 एलिट मुस्लिम लोग हैं, जो एलिट क्लास के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है या जो लोग हैं, जो उनको बेनिफिट मिल रहा है इस वक्फ के प्रॉपर्टी से, वही जो इतनी बड़ी जो मुस्लिम आबादी है इंडिया में 15 या 16% जो भी आबादी है, उसको पूरा सबको बेनिफिट मिलेगा। उस पाई में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबको मिलेगा। जी हाँ। तो धन्यवाद। आज तक की आज वक्फ बोर्ड पे चर्चा यहीं तक। संजय सर हमने चर्चा किया, तो धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं तक, और हम लोग फिर किसी मुद्दे पर किसी दिन चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।